2007 की द मैन फ्रॉम अर्थ आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर रिचर्ड शेंकमैन। IMDb रेटिंग 7.9। अगर कोई आपसे कहे कि जब से मनुष्य धरती पर है वो तब से जिंदा है, तो आप क्या कहेंगे? क्या साइंस के नजरिए से ये मुमकिन है? चलिए कहानी सुनते हैं। इतिहास के प्रोफेसर जॉन ओल्डमैन अपना सारा सामान पैक कर एक नई जगह जाने के लिए तैयारी कर रहा है। इतने में उसके कॉलेज में पढ़ाने वाले दोस्त यार प्रोफेसर्स आ धमके। वो उसके जाने से पहले उसे अलविदा की एक शानदार शाम देना चाहते हैं, जिनमें शामिल है हैरी जो एक बायोलॉजिस्ट है, एडिथ एक आर्ट हिस्ट्री प्रोफेसर और काफी धार्मिक इंसान है, डैन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव शास्त्र, सैंडी एक हिस्टोरियन और जॉन की स्टूडेंट जो उसे पसंद भी करती है, जेनकिंस भी एक हिस्टोरियन है और उसकी स्टूडेंट लिंडा। वो उसके कुछ दिन पहले यूं अचानक इस्तीफा दे देने से काफी हैरान है। डैन को लग रहा है कि उसे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल गई है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर वो इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर किसी को बिना बताए जाना क्यों चाहता है? तभी एडिथ की नजर ट्रक के पास पड़ी विंसेंट वैन कॉख की एक पेंटिंग पर पड़ी। वो 19वीं शताब्दी के एक महान पेंटर थे। वो बोली, ये तो बिल्कुल असली लगती है। वही एडिथ जो एक आर्ट हिस्ट्री प्रोफेसर है। पेंटिंग के पीछे फ्रेंच में लिखा है, मेरे दोस्त जैक बॉन्ड के लिए। जॉन बोला, ये किसी ने गिफ्ट में दी थी मुझे। एडिथ को यकीन है कि ये कोई कॉपी नहीं और वो उसे खरीदने के लिए इच्छुक है, मगर जॉन को फिलहाल इसे बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं। जॉन का सारा सामान बिखरा पड़ा है। वो सब कमरे में इधर उधर बैठ जाते हैं। डैन ने फिर पूछा, अब बताओ फिर जॉन, कहाँ जाने का इरादा है? कोई मदद चाहिए तो खुलकर हमें बताओ, हम इसीलिए तो आए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं हर 10 साल में यूं ही कहीं चला जाता हूँ। मैंने ये पहले भी किया है। डैन बोला, हाँ, तुम इतने जवान हो तो ये तुमने 10 साल पहले ऐसे किया हो सकता है। एडिथ बोली, बिल्कुल सही। जॉन को देखकर तो लगता ही नहीं कि इसकी उम्र एक दिन भी बड़ी हो। बिल्कुल पहले ही दिन की तरह लगता है। तभी सैंडी को एक कोने से अजीब सी धनुष मिली। इसे कौन चलाता है? डैन ने भी जब हाथ में लिया, अरे ये तो बहुत प्राचीन लगती है। आजकल के आधुनिक बंदूक और टेलीस्कोप के जमाने में ये कैसे आया तुम्हारे पास? जॉन बोला, कभी कभी पुराने तरीके से शिकार करना अच्छा लगता है। फिर उसने एक पुरानी शराब की बोतल निकाली जो शायद अब बनती भी नहीं, और जॉन के आने वाले कल के लिए सबने एक जाम भरा। शराब के ग्लास रखते वक्त डैन को एक पत्थर का औजार दिखा। ये कमाल की चीज तुम्हें कहाँ से मिली? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मानव सभ्यता की सीढ़ी की पहचान है, जब पत्थरों के ठीक ऐसे औजार बनाकर लोगों ने शिकार करना शुरू किया था। ताज्जुब है। जॉन ने हड़बड़ा कर कहा, ओह ये तो बस एक दुकान में मिली, अच्छा लगा तो खरीद लिया। उसके बाद एक खामोशी सी ठहर गई सबके लबों पे। हैरी ने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा, क्या छुपा रहे हो जॉन? कहाँ जाना है वो पता नहीं, क्या चाहते हो वो पता नहीं, कुछ बताते भी नहीं। यहाँ हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हो। इतनी देर के बाद जॉन ने किसी बात का सीधा जवाब दिया। उसने कहा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मगर कैसे कहूँ सोच रहा हूँ। अच्छा, क्या हो अगर इस पुराने पत्थर के औजार की तरह मैं भी एक पाषाण युग का इंसान हुआ तो? क्या मानोगे मेरी बात? क्या तुम्हारे हिसाब से ये मुमकिन है? डैन बोला, अगर ये तुम्हारी किसी आने वाली किताब का विषय है कि कोई आदि मानव हमारी मानव सभ्यता की हर सीढ़ी चढ़ते हुए इन 14,000 साल में हर युग को पार करते हुए आज के आधुनिक जगत तक पहुंचने में सफल हुआ है, तो मुझे लगता है वो आदमी आज के जमाने में हम जैसा ही दिखता होगा और सोचने समझने की ताकत भी सामान्य होगी, क्योंकि वो सीखते हुए यहाँ तक पहुंचा है तो उसका ज्ञान भी बहुत ज्यादा होगा। जॉन, अगर ऐसी कोई किताब सच में लिखो तो मुझे जरूर दिखाना, शायद तुम्हारी थोड़ी मदद कर पाऊं। जॉन ने हंसकर सर हिलाया। फिर लिंडा ने पूछा, मगर उसका शरीर जिंदा कैसे है? हैरी जो कि एक बायोलॉजिस्ट है, उसने इस पर रोशनी डाली। अब धीरे धीरे सभी को इस खेल में मजा आने लगा। हैरी बोला, मुमकिन है, जरूर मुमकिन है। साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारा पैनक्रियाज का हर 24 घंटे में पुरानी कोशिकाएं मरकर नई तैयार हो जाता है। हमारी आंत हर 3 दिन में बदल जाती है और इस तरह एक एक करके हमारा पूरा शरीर 7 सालों में एक नया शरीर बन जाता है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। दरअसल देखा जाए तो हमारा शरीर
190 सालों तक जिंदा रहने की क्षमता रखता है, मगर आजकल के खराब खान पान की वजह से उसका आधा भी नहीं टिक पाता। और यही चीज हमारे डीएनए में विरासत के तौर पर हमारे बच्चों में आ जाती है। तो अगर मान ले कि जॉन के आदिमानव के शरीर में कुछ ऐसी तब्दीलियां हुई है जिससे उसका शरीर इन चीजों से प्रभावित नहीं होता और उसकी कोशिकाएं ठीक उसी तरह से आज भी खुद की जगह नई कोशिकाओं को जन्म देती है, जिससे उसका शरीर हर 7 सालों में तरोताजा बन जाता है, तो इसमें कोई नामुमकिन बात भी नहीं। एडिथ बोली, एक ऐसा विज्ञान, एक रहस्य जिसे जानने के लिए आज कोई भी कुछ भी करेगा। जॉन ने झुंझलाकर कहा, क्या सच में तुम 14,000 साल जीना चाहोगे, ऐसे 35 साल का बनकर नहीं? जेनकिंस बोला, क्यों नहीं, अगर जवान और स्वस्थ रह सके तो जिंदा रहकर कितना कुछ जान सकते हैं। फिर हैरी ने कहा, आज जिसे हम करिश्मा कहते हैं या कोई जादू कहते हैं, वो दरअसल विज्ञान है जिसका तोड़ हम आने वाले कल में समझेंगे। जैसे कोलंबस, कोपरनिकस, गैलीलियो और ऐसे ना जाने कितने ही हैं जिन्हें उस जमाने में पागल करार दिया गया, जेल में भर दिया गया और उन्हीं का कहा आज विज्ञान बन गया, क्योंकि हम आज समझ पाए हैं जो वो कई 100 साल पहले कहकर चले गए। बिल्कुल सही कहा, मैं कोलंबस के साथ उस नाव में था। हालांकि उसका कहना था कि पृथ्वी गोल है, मगर मुझे फिर भी लगता था हमारी नाव किसी बिंदु पे आकर नीचे की ओर गिरने लगेगी। सभी जॉन की तरफ देखने लगे। फिर जॉन जोर से हंसा, बाकी भी साथ हंस पड़े, मजाक समझकर। हैरी ने खेल को आगे बढ़ाते हुए कहा, ओके, तो जॉन तुम वो 14,000 साल पुराने आदि मानव हो, तो बताओ आगे क्या होता है? जॉन ने कहा, अनगिनत आर्कियोलॉजिकल डेटा, रिसर्च पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं बहुत पुराना हूँ और मैंने वो सब जिया है। मैंने 4,000 तक के सबसे पुराने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा है, तो वहां से बताना शुरू करता हूँ। तो हुआ यूं कि एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी उम्र अब झुंड के बाकी लोगों की तरह बढ़ नहीं रही। इस वजह से पहले तो मैं उनका सरदार बन बैठा, मगर जब लोग बूढ़े होकर मरने लगे, सबको ये लगने लगा कि मैं उनकी उम्र चुरा लेता हूँ। वो डरने लगे और मुझे जान बचाकर भागना पड़ा, और इस तरह मैं किसी भी जगह 10 साल से ज्यादा नहीं रुका। फिर जब इतना वक्त गुजर गया तो लगा मैं बस कुदरत का करिश्मा हूँ जो बस अचानक हो गया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कुदरत के पास भी नहीं। एडिथ बोली, तो फिर बाहर विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग के पीछे की क्या कहानी है? जॉन बोला, मैं उस वक्त एक चारवाहा हुआ करता था और वैन गॉग मेरा एक अच्छा दोस्त था। उसने ही मुझे अपनी शुरुआती दिनों की वो पेंटिंग बना कर दी थी। पहले मुझे पहचान छुपाने में या नई पहचान बनाने में इतनी दिक्कत नहीं आई थी, मगर ज्यों ज्यों आखिर के सालों से मानव सभ्यता तेजी से बढ़ने लगी, गांव शहरों में बदले, इसीलिए अब मुझे कागजी तरीके से अपनी पहचान बनानी पड़ती। एक दो दफा तो मैं खुद का ही बेटा बनकर फिर दोबारा उसी जगह रहा हूँ। एक बार तो फर्जी आइडेंटिटी के लिए 1862 में जेल भी जा चुका हूँ। तब मैं बेल्जियम शहर में था और फिर अपने कुछ साथियों के साथ 1890 के दशक में मैं अमेरिका चला आया। अब जेनकिंस ने झुंझला कर कहा, तुम हर सवाल का बखूबी जवाब दे रहे हो, लेकिन आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो? जॉन बोला, क्योंकि मैं तुम लोगों से कोई और बनकर अलविदा नहीं कहना चाहता, बल्कि मैं बनकर एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। तुम्हें कोई गंभीर मानसिक बीमारी है कहकर जेनकिंस बाहर निकल गया। इतनी देर से चुप बैठा डैन ने अब कहा, तो फिर जॉन, क्या यह औजार वाकई किसी सेकंड हैंड दुकान से लिया है तुमने? तुम्हारे पास सच में ऐसे कुछ आर्टिफैक्ट्स क्यों नहीं है? जॉन बोला, डैन, अगर मैं कहूं कि तुम 1000 साल से जिंदा हो और पता नहीं कब तक जियोगे, तो तुम क्या क्या संभाल कर रखना चाहोगे, और वो भी कब तक? और तुम्हें कैसे मालूम होगा कि क्या संभाल कर रखने लायक है? इतने लंबे समय में सब खो ही जाता है। अब बाहर गाड़ी में सामान रखते वक्त सैंडी ने कहा, तुम्हें मालूम है ना जॉन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जॉन ने कहा, मालूम है, मैं भी करता हूँ, मगर ज्यादा से ज्यादा 10 साल दे पाऊंगा तुम्हें। उसके बाद तुम और बच्चे उम्र में आगे निकल जाओगे, जो मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर मुझे चले जाना होगा एक बार फिर, सब कुछ पीछे छोड़कर, जो इससे पहले भी कर चुका हूँ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। सैंडी ने कहा, हमेशा के लिए क्या होता है? मेरे पैदा होने के पहले मेरे माँ बाप का तलाक हो गया और माँ की दूसरी शादी महज 3 साल तक चली। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
अब यहाँ अंदर जेनकिंस ने अपने एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को फोन लगाकर जॉन की पूरी बात बताई कि जॉन पागल हो गया है। कहता है कि वो 14,000 साल से जिंदा है। तुम जल्दी यहाँ आओ। अब जॉन के रूम में दाखिल होने के बाद चर्चा वापस से शुरू हो गई। वो सभी जॉन का झूठ पकड़ना चाहते हैं, सवाल पर और सवाल कर रहे हैं जिनका जवाब जॉन के पास मौजूद है। अब जॉन ने बताया, कुछ 1000 साल पहले धरती गर्म होनी शुरू हुई और मैं पूर्व दिशा में बढ़ने लगा, सूरज की ओर रुख करके, क्योंकि मुझे लगा वहां गर्मी होगी। फिर धीरे धीरे कांस्य, ताम्र और लौह का युग शुरू हुआ। लोग धातुओं का प्रयोग करने लगे, जिससे सभ्यता में तेजी से विकास हुआ। उसके साथ नई मान्यताएं, धारणाएं, भगवान, कला इत्यादि ने जन्म लिया। मुझे याद है मैं सुमेरियन सभ्यता का 2000 सालों तक हिस्सा रहा, जब इराक का दक्षिणी भाग है जिसे मेसोपोटामिया सभ्यता कहा जाने लगा, और फिर आया बेबीलोनियन और बाद में हम्मुरापी बनकर रहा। मैं अकेला आगे बढ़ता रहा। पहले यह आसान था, मगर जैसे जैसे गांव और नगर बसने लगे ये काम मुश्किल हो गया, और भी मुश्किल क्योंकि राज्य और प्रशासन से समाज का केंद्रीयकरण होने लगा। कई बार मैं शक के घेरे में खड़ा था। मैंने कई दफा अपने ही मौत का स्वांग भी रचा है और आगे बढ़ते हुए भारत पहुंचा, जहां मुझे बुद्धा का अनुयायी बनने का सौभाग्य मिला। उन्हें मुझ पर शक तो था, मगर मैंने कभी कुछ नहीं बताया। इतने में जेनकिंस ने जिसे बुलाया था, साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर विल, वहां पहुंचे। पहले तो विल को लगा कि जॉन को या तो कोई मानसिक बीमारी है या वो जानबूझकर सबको बेवकूफ बना रहा है। अपने तर्क को सही साबित करने के लिए विल बोला, अच्छा जॉन, क्या तुम कभी बीमार नहीं पड़े? जॉन बोला, कई बार पड़ा हूं। 1000 साल पहले के रोगों के नाम नहीं बता सकता, हाँ, मगर पिछले कुछ 100 सालों की बात करूं तो टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स और ब्लैक प्लेग भी हुआ है मुझे। ब्लैक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में यूरोप की आधी आबादी इसने खत्म कर दी थी। तो तुम्हें स्मॉल पॉक्स के निशान नहीं हुए? जॉन ने जवाब में कहा, मेरे शरीर पर निशान नहीं होते। हैरी ने टोकते हुए कहा, ये कैसे संभव है? जॉन, मेरी सलाह मानो तो मेरे साथ लैब चलो। तुम पर कुछ टेस्ट करके शायद तुम्हारी बातें साबित हो सके। जिस पर जॉन ने कहा, मैं किसी प्रयोग का नमूना बनकर नहीं जीना चाहता। अब डैन बोला, इतने समय में तो तुमने काफी ज्ञान अर्जित कर लिया होगा, बहुत कुछ जानते होगे। हाँ, पिछले 170 सालों में मेरे पास कुछ 10 डिग्रियां हैं। इस कमरे में बैठे हर एक की डिग्री की पढ़ाई मैंने की है। जैसे 1840 में मैंने हार्वर्ड से बायोलॉजी की पढ़ाई पूरी की। समय के साथ ताल मिलाते हुए सब कुछ याद रखना और नई खोज से रूबरू रहना आज के ज़माने के जितना आसान उस वक्त नहीं था। उस ज़माने में रिसोर्सेस कम थे, फिर धर्म और लोगों की धारणाएं, कितनी ही चीज़ें आड़ी आती, मगर मुझे नहीं लगता कि इससे मैं किसी भी रूप में तुम लोगों से ऊंचा या महान बन गया। 14,000 साल तक मेरे पास एक ही चीज़ बाकियों से ज़्यादा थी, समय। फिर डॉक्टर विल ने कहा, तो जॉन, एक बात बताओ, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? बिल्कुल, हर किसी को अपने अंत से डर लगता है। फिर उसने पूछा, कोई बात जिसका तुम्हें जिंदगी में दुख या मलाल रहा हो, कोई ऐसा इंसान जिसके जाने का दुख तुम्हारी जिंदगी में कभी ना भरने वाला घाव कर गया हो, तुम्हारी बीवी, कोई प्रेमिका या बच्चे, क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आती? जॉन के चेहरे पर शिकंज उतर आई। वो बोला, मैं उन चीजों को बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। जिस पर डॉक्टर विल ने कहा, हर कोई तुम्हारी तरह गमों को पीछे नहीं छोड़ सकता, उन्हें भुला नहीं सकता। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ही भगवान ने ये मौका क्यों दिया है, जबकि आए दिन लोग मर रहे हैं? विल भावुक हो गया और जेब से बंदूक निकालकर उसने जॉन पर तान दी। सभी लोग चौंक उठे, उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं। अब विल बोला, क्यों, क्या हुआ जॉन? तुम तो अमर हो, डर गए? क्या हो अगर मैं तुम्हारे हाथों या पैरों में गोली मार दूं, तो क्या तुम कोई जादू दिखाओगे, खुद का घाव भरकर? आगे क्या होता है तुम नहीं देखना चाहोगे? जॉन उसे घूरता रहा। फिर विल गुस्से में बाहर निकल गया। सबने राहत की सांस ली। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि विल ऐसा करके गया। तभी हैरी बोल पड़ा, एक लंबे संघर्ष के बाद कल उसकी पत्नी मारी गई है। आज वो अपने आपे में नहीं है। अब जॉन बाहर की ओर दौड़ा और विल से कहा, वो बंदूक मुझे दे दो विल, नहीं तो तुम खुद को नुकसान पहुंचा दोगे। विल ने बंदूक उसे थमा दी, पर उसमें गोलियां ही नहीं थी। वापस से कहानी का खेल शुरू हुआ। किसी का भी दिल और दिमाग ना ये बात पूरी तरह मान पा रहा है
ना ही वो उसे झुठलाना चाहते हैं। हैरी ने पूछा, इतने सालों में कभी कोई तुम्हें अपने जैसा नहीं मिला? मिला था, 1600 शताब्दी के आसपास, एक ऐसे ही किसी इंसान से। उसकी बातें, घटनाओं का बयान करने का तरीका, अनुभव सब अलग था। मैंने उसे अपने बारे में बताया। वो किसी और सदी और समय का था। कुछ दिन हम साथ रहे। खैर, पूरी तरह विश्वास कर पाना तो मुमकिन नहीं था। हमने संपर्क में रहने का वादा किया तो था, जो कि हो नहीं पाया। 200 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे एक रेलवे स्टेशन में देखा। इससे पहले कि कुछ बात कर पाता, वो भीड़ में कहीं गुम हो गया। अब डैन ने पूछा, तुमने अपने जीवन काल में किसी धर्म को माना है या हमारे किसी धार्मिक गुरु से मिले हो जिसका जिक्र बाइबल की किताबों में हो? अब तक सारे सवालों के जवाब दे रहा जॉन पता नहीं क्यों इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। जब सबने जोर दिया तो उसने बताना शुरू किया। बुद्ध के अनुसरण करने के बाद, उसकी शिक्षा ग्रहण कर कुछ 500 साल बाद मैं रोम चला आया। वहां की हालत बुरी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें बुद्ध का पाठ पढ़ाया जाए। लोग मुझे मानने लगे। रोम के दकियानुसी विचारों के खिलाफ सिर्फ एक आदमी यानी मैं खड़ा था, जिसे हरा दिया गया और सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे हाथ पांव बांधे थे। बाकी कील ठोकना और सर पे कांटों वाली तार, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, जबकि सच्चाई इससे कहीं दूर और सरल है। मैंने इतने सालों तिब्बत में रहकर शारीरिक दर्द से दिमाग को अलग करना सीखा था, और सीखा था कैसे शारीरिक स्तर को इतना कम कर देना कि धड़कन धीमी पड़ जाए। उन्हें लगा कि मैं मर गया और मुझे नीचे उतार एक गुफा में छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने आप को सामान्य किया, और जैसे ही वहां से चुपचाप निकल जाना चाहा, मुझे लोगों ने वहां देख लिया। मैंने उन्हें समझाना चाहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो उसे चमत्कार कहने लगी और मैं वहां से जितनी दूर हो सके चला गया। एडिथ ईसाई धर्म को मानती है और उसके लिए मानना मुश्किल है कि सामने जो शख्स है वो कोई और नहीं, स्वयं जीसस है। डैन बोला, अगर देखा जाए तो बुद्ध ने जिस तरह क्षमा, प्रेम, भाईचारे की बात कही है, जीसस ने भी कही है। यहाँ तक कि हर एक धर्म की जड़ में कई धर्मों का मिश्रण होता है, क्योंकि सबका सारांश तो एक ही है। तभी विल वापस आया और उसने जॉन से माफी मांगी। अब इस विश्वास अविश्वास की कहानियों के खेल में उन्हें लग रहा है कि वो तैर रहे हैं और किनारे लग जाएंगे, मगर सच तो ये है कि वो और डूबते जा रहे हैं। फिर एडिथ ने पूछा, 2000 साल से हम ईसाई धर्म को मानते आ रहे हैं। जॉन बोला, मिस्र में आइसिस को कितने वर्षों तक माना गया, और सुमेरियन में इश्ता को। कोई भी मान्यता कितनी भी पुरानी हो, एक दिन दम तोड़ देती है और उसकी जगह नई चीजें ले लेती है। यही समय का खेल है। धर्म के पात्र किसी परियों की कहानी की तरह है। स्वर्ग नर्क के भेदभाव से लोगों को डराया जाता है, जबकि सच बहुत साधारण होती है। उनमें से एक ने पूछा, अगर तुम जीसस हो तो तुम्हारा नाम कैसे पड़ा? जॉन बोला, मैं हमेशा जॉन था। फिर हिब्रू में मुझे योनास कहा गया, यानी भगवान दयालु है। मुझे लोगों ने कई बार कई जगह अलग अलग समय में देखा है। उन्हें लगा कि भगवान अमर है, वही मोक्ष है, जिसे हिब्रू भाषा में येशुआ कहा जाता है। ग्रीक में येसूस कहा गया और लैटिन आते आते मैं जीसस बन गया। डैन बोला, तो तुमने नहीं कहा कि तुम भगवान के बेटे हो? जॉन बोला, नहीं, मैंने हमेशा कहा कि मैं एक अनुयायी हूँ अपने गुरु का। जो मैंने उनसे सीखा वो लोगों तक पहुंचाना चाहा। न कभी मैं पानी में चला, न कभी कोई जादुई करिश्मा दिखाया, जैसे मरे को जिंदा करना। हाँ, कुछ जड़ी बूटियों का ज्ञान था मुझे, जो मैंने किया। एडिथ अपने विश्वास की नींव को हिलते देख रो पड़ी। एक एक कर सबके चेहरे पे तनाव आ गया। बड़ी अजीब सी समस्या है उनके सामने। जॉन ने उनकी अब तक की सोच, ज्ञान, धर्म, धारणाएं सब खंगाल कर रख दी। ये सब देख डॉक्टर विल बोला, अब बस भी करो जॉन, तुम जो कह रहे हो वो नामुमकिन है। ना तुम बुद्धा से मिले, ना तुम जीसस हो। अगर तुम ऐसा मानते हो तो तुम एक पागल हो और हमें भी पागल बना रहे हो। और फिर जॉन ने वो कह दिया जिसका सबको कहीं ना कहीं इंतजार था। उसने कहा, अरे ये सब तो एक कहानी भर है। मैं कोई 14,000 साल पुराना आदि मानव नहीं हूँ। डैन, जो अब तक जॉन का समर्थन कर रहा था, भड़क गया। बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं क्या करता? तुम लोगों ने मुझे मौका दिया। सबसे पहले एडिथ ने वैन गॉग की नकली पेंटिंग देखी, फिर उस पत्थर के औजार पर सवाल,
एक के बाद एक सवाल ने मुझे उनके जवाब के रूप में एक कहानी गढ़ने का मौका दे दिया। मैं दिल से माफी चाहता हूँ, ये सब सिर्फ एक कहानी भर है। सारे नाराज होकर एक एक कर चले गए। कुछ शायद कभी उससे कोई राब्ता ना रखे, कुछ को राहत मिली कि जॉन असल में दिमागी बीमार नहीं है, और उसे दोस्ती भरा अलविदा कहा। मगर सैंडी रुक गई। उसे कहीं ना कहीं जॉन पर अब भी भरोसा है कि वो सच कह रहा था। उसने पूछा, बताओ तो इससे पहले कितने नाम थे तुम्हारे? जॉन ने कहा, मैंने सिर्फ सरनेम बदले हैं। जॉन पहले, जॉन सैल्विक, और 60 साल पहले जब मैं हार्वर्ड में था तब जॉन थॉमस पार्टी। पीछे खड़ा डॉक्टर विल ने उसे सुना और बोला, ये नहीं हो सकता। जॉन थॉमस पार्टी जो हार्वर्ड में 60 साल पहले केमिस्ट्री पढ़ाता था। फिर जॉन ने कहा, तुम्हारी माँ का नाम नोला था। डॉक्टर विल बोला, और मेरे कुत्ते का नाम? जॉन बोला, वूफी। ये सुनते ही डॉक्टर विल रो पड़ा। इसीलिए मुझे सब छोड़कर जाना पड़ा। क्या तुम्हारी माँ नोला ने दोबारा शादी की थी? इतने में डॉक्टर विल को हार्ट अटैक आ गया और उसने दम तोड़ दिया। वो दरअसल जॉन और नोला का ही बेटा था। एम्बुलेंस बुलाई गई और अब जॉन को जाना होगा। उसने ऐसे कई अपनों को जाते हुए देखा है, मगर कुछ दूर जाकर उसने गाड़ी रोकी और सैंडी की तरफ देखा। सैंडी उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई। उसने उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। बस कहानी खत्म होती है। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।